नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल त्रिभा क्लासेस में। मैं आकाश। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए टॉप 25 एमसीक्यूज। ये एमसीक्यू जीके के एमसीक्यूज हैं और ये जितने भी एसएससी के पिछले वर्ष एग्ज़ाम हुए हैं उस एग्ज़ाम के ये एमसीक्यूज हैं और ये आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं, क्योंकि मैं इनका फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा जिससे आने वाले सभी एग्ज़ाम जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1997 में मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता था? ऑप्शन ए डायना हेडन, ऑप्शन बी जीनत अमान, ऑप्शन सी रीता फारिया, ऑप्शन डी सुष्मिता सेन। तो इसका राइट आंसर होगा डायना हेडन। 1997 में मिस वर्ल्ड का खिताब डायना हेडन ने जीता था, मिस वर्ल्ड का खिताब। और इसकी बात करें जीनत अमान की, तो जीनत अमान ने मिस एशिया का खिताब जीता था, मिस वर्ल्ड का नहीं, मिस एशिया का खिताब जीता था इन्होंने 1977 में जीनत अमान ने मिस एशिया का खिताब जीता था 1977 में। और जीनत अमान इंडिया से बिलोंग करती हैं। और रीता फारिया पहली ऐसी इंडियन लेडी महिला हैं जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। इन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था 1966 में। और सुष्मिता सेन की बात करें तो 1994 में सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था, मिस यूनिवर्स का। और इसी के साथ आगे बता दें कि 2020 में मिस वर्ल्ड की विनर कौन रही थी? तो जो 2020 का मिस वर्ल्ड हुआ था उसमें विनर रही थी टोनी अन्य सिंह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये करेंट अफेयर्स की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, ये आप ज़रूर याद कर लें। ऐसा हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए किसी ना किसी सेट में, तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर याद कर लें कि 2020 में मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता था? टोनी अन्य सिंह ने। अब जब 2020 में हुआ तो 2021 में भी होना होगा, तो 2021 का जो मिस वर्ल्ड का कंपटीशन होने वाला था वो कोरोना की वजह से आगे बढ़ा दिया गया। अब यह कंपटीशन 16 दिसंबर 2021 को होगा, जिसमें इंडिया की तरफ से इसमें मनसा वाराणसी इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगी। और यह मनसा वाराणसी हैदराबाद से बिलोंग करती हैं। और 1966 में आपको बता दें कि 1966 में रीता फारिया भारतीय पहली महिला थी जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? पहले तो आपको बता दें कृष्णा नदी के बारे में। तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर पठार से होकर आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के साथ मिलकर कृष्णा गोदावरी डेल्टा का निर्माण करती है। और इसी के बीच में कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा है इसी के बीच में क्या पड़ती है? एक झील पड़ती है जिसे हम कोलेरो झील कहते हैं। कृष्णा गोदावरी डेल्टा के बीच में जो झील पड़ती है उसे हम कोलेरो झील कहते हैं। और दूसरा इसका पॉइंट है कि कृष्णा नदी जो साउथ इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, दूसरी। तो फर्स्ट नंबर पर कौन है? फर्स्ट नंबर पर है गोदावरी। और कृष्णा नदी की जो लंबाई है वो है लगभग 1400 किलोमीटर की। और गोदावरी जो सबसे बड़ी नदी है उसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। ये पहली सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, और कृष्णा नदी दूसरी सबसे बड़ी नदी है साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की। और इसी के बाद में अब ऑप्शन देख लेते हैं आगे। इसका जो पहला ऑप्शन है वो बेतवा, दूसरा ऑप्शन है भीमा, तीसरा ऑप्शन है कोयना, चौथा ऑप्शन है बेन्ना। तो इसका राइट आंसर होगा बेतवा, क्योंकि बेतवा कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, ये यमुना नदी की सहायक नदी है। और बाकी जो दी गई हैं भीमा, कोयना और बेन्ना, ये तीनों कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। आपको क्वेश्चन कुछ भी फंसा के पूछा जा सकता है। इसमें देखो पूछा गया था कि कौन सी सहायक नदी नहीं है। इसमें पूछा गया जो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है वो बताना है। तो बेतवा सहायक नदी नहीं है कृष्णा नदी की, ये यमुना नदी की सहायक नदी है। और भीमा, कोयना, बेन्ना ये तीनों कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। और इसके बाद आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका पहला ऑप्शन है कृष्णा, दूसरा ऑप्शन है गोदावरी, तीसरा ऑप्शन है कावेरी, चौथा ऑप्शन है ताप्ती। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ताप्ती। ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। अब अरब सागर में ये किस जगह पर गिरती है? तो ये गिरती है खब्बात की खाड़ी में। खब्बात की खाड़ी में यह नदी गिरती है। अब ताप्ती नदी का ओरिजिन ये कहाँ से निकलती है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य से निकलती है। स्टेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश राज्य से निकलती है। अगर जिला पूछा जाए तो जिला इसका होगा बैतूल। और किस जगह से निकलती है? जो
मेन जगह पूछी जाए तो वो जगह होगी मुल्ताई। मुल्ताई से यह निकलती है, मुल्ताई के, और ये मध्य प्रदेश राज्य के जिला बैतूल, बैतूल के मुल्ताई जगह से ये निकलती है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी घाट में नहीं आता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा राज्य पश्चिमी घाट में नहीं आता है। कि कोई इनमें से तीन राज्य होंगे जो पश्चिमी घाट में आते होंगे और एक राज्य होगा वो पश्चिमी घाट में नहीं आता होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पश्चिमी घाट होता क्या है। जैसे कि ये आपका भारत का नक्शा होता है, तो ये अगर इसको, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। तो इसमें आपको बताना है जो हमारा घाट है, वो जो घाट पड़ते हैं, मतलब जो समुद्र समुद्र के साथ तटरेखा बनाते हैं उसे घाट कहते हैं। तो जो ये नीचे वाला पोर्शन होता है, इतने बनाते हैं, ये सभी, ये जो स्टेट होते हैं वे समुद्र के साथ तटरेखा बनाते हैं। तो ये जो समुद्र के साथ तटरेखा बनाते हैं, तो ये जो हमारा जो वेस्ट इस साइड पड़ता है, इस साइड वेस्ट पड़ता है, तो ये हमारा पश्चिमी घाट हो गया। वेस्ट मतलब पश्चिमी घाट हो गया, और ये हमारा हो गया पूर्वी घाट, ईस्ट पूर्वी घाट हो गया। ये इधर साइड के जितने भी राज्य हैं वो पूर्वी घाट, और इस साइड के जितने भी राज्य हैं वो पश्चिमी घाट हैं। अब इसमें आपको बता दें कि गोवा यहाँ पड़ता है, इसके बाद में गुजरात इधर साइड पड़ता है, और महाराष्ट्र इधर ही पड़ता है। तो ये आपको बता दें कि ये जो है ये पश्चिमी घाट में आता है, लेकिन आंध्र प्रदेश जो वो इस साइड ये एरिया बिलोंग करता है, इस एरिया पे। तो इस एरिया में ये क्या हो गया, पूर्वी घाट है। तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पश्चिमी घाट में नहीं आता है, ये पूर्वी घाट में आता है, ईस्टर्न घाट में आता है, पूर्वी घाट में। ये पश्चिमी घाट में नहीं आता। गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र ये तीनों आते हैं पश्चिमी घाट में, वेस्टर्न घाट में आते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह के वातावरण में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी अमोनिया। तो जो मंगल ग्रह है वो सूर्य से कितनी दूरी पर है? सबसे पहले तो ये आपको बता दें, ये सूर्य से 227.9 मिलियन किलोमीटर, 9 मिलियन किलोमीटर, 227.9 मिलियन किलोमीटर यह सूर्य से दूरी है। और मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, एक फोबोस, एक है डायमोस। ये दो मुख्य मुख्य क्या है, इसके दो ही उपग्रह हैं, इसके दो ओनली दो मून हैं, एक फोबोस और एक डायमोस। और मंगल ग्रह में इसके जो वातावरण होता है इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की मात्रा अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के राष्ट्रकूट का पहला और सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन सा था जिसने बादामी के चालुक्यों को हराया था? तो इसका ऑप्शन ए है दंतीदुर्ग, ऑप्शन बी है उत्तम, ऑप्शन सी है बिंदुसार, ऑप्शन डी हरियर फर्स्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए दंती दुर्ग। दंती दुर्ग कर्नाटक के राष्ट्रकूट के पहले शासक ऐसे थे जिन्होंने बादामी के चालुक्यों को हराया था। जब इन्होंने बादामी के चालुक्यों को हराया था तो इनको राजा धीराजा और परमेश्वर की उपाधि दी गई थी, राजा धीराज और परमेश्वर की उपाधि दी गई थी। और इन्होंने जब राजधानी बनाई थी अपनी, कर्नाटक के गुलबर्ग को राजधानी बनाया था, कर्नाटक के गुलबर्ग को राजधानी बनाया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह कब बना? अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। और ये आपको बता दें कि UPSC CSE जो IAS का एग्ज़ाम होता है उसमें ये 1992 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो विधवा पुनर्विवाह का कानून कब बना है? तो ये पॉलिटी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण, पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये आपको बता दें कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना है। ऑप्शन ए 1853, ऑप्शन बी 1856, ऑप्शन सी 1863, ऑप्शन डी 1865। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 1856। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बना था। अब विधवा पुनर्विवाह कानून, इसका सबसे ज़्यादा समर्थक किसने किया था? इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से इसका सबसे ज़्यादा समर्थक किया था ईश्वरचंद विद्यासागर ने। ईश्वरचंद विद्यासागर ने इसका सबसे ज़्यादा समर्थन किया था भारत की तरफ से। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया था। अब विधवा पुनर्विवाह को मान्यता कब मिली? 1856 में। और इसको कब, डेट अगर पूछी जाए तो इसकी डेट है 16 जुलाई। तो 16 जुलाई को इसको कानूनी मान्यता दी गई थी। अब इसको कानूनी मान्यता दे दी गई थी लेकिन पारित नहीं किया गया था। तो लॉर्ड कैनिंग उस समय के गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड कैनिंग और जो लास्ट गवर्नर जनरल और
पहले वायसराय, भारत के पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। और 1856 में जब ये 16 जुलाई को कानून बन गया था, तो इसको पारित किया गया था 26 जुलाई को, 10 दिन बाद इसको पारित कर दिया गया था। 26 जुलाई को लॉर्ड कैनिंग ने इसको पारित कर दिया था कि अब ये पारित होगा कानून। अब विधवा, जितनी भी विधवाएं होंगी वो भी अब दोबारा से विवाह कर सकती हैं, तो विधवा पुनर्विवाह कर सकती हैं। और इस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था ईश्वरचंद विद्यासागर ने, भारत की तरफ से ईश्वरचंद विद्यासागर ने इस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था। और हमारा अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सुल्तान अहमद शाह ने किस शहर की स्थापना की थी? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसको बहुत ही आसानी से ट्रिक से याद किया जा सकता है। इसका पहला ऑप्शन है अहमदाबाद, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है पत्तन, चौथा ऑप्शन है सूरत। ये देखो आसपास की कंट्री हैं। तो निम्न में से सुल्तान अहमद शाह ने किस शहर की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अहमदाबाद। इन्होंने अपने नाम पर ही, अहमद के नाम पर ही अहमदाबाद की स्थापना की थी, ऑप्शन ए अहमदाबाद। अब ये स्थापना कब की थी? तो ये स्थापना की थी 1411 में। 1411 में अहमद शाह ने अहमदाबाद की स्थापना की थी। अब अगर पूछा जाए कि जो इसके फेमस आर्किटेक्चर, इसके वास्तुकार कौन थे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके जो वास्तुकार थे वो थे भाडरा सीटाडेल। भाडरा सीटाडेल ये फेमस आर्किटेक्चर थे। अहमदाबाद को बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान इन्होंने ही दिया था कि अहमदाबाद जो सिटी बनेगी वो किस तरीके से बननी चाहिए, कहाँ पर कैसा, किस तरीके से, मतलब किस तरीके से, जो भी सिटी में आप जानते कि सिटी कैसी होती है, तो जो नगर विन्यास मतलब किस तरीके से होना चाहिए, ये सब कहा था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और आपको बता दें कि अब एसएससी जीडी के एग्ज़ाम आने वाले हैं और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम आने तक जितने भी जीके का पोर्शन होगा वो आपका सभी इसी चैनल पे, तिरवा क्लासेस चैनल पे पूरा कवर कराया जाएगा। और साथ ही साथ जैसे ही एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आने वाला होगा उसके कुछ ही समय पहले इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर एमसीक्यूज़ की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, जो आप पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही साथ में आपको प्रैक्टिस सेट के तौर पर इसका एक वीडियो लेक्चर भी ले लिया जाएगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज होंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं, 1 साल के हों या 2 साल के हो, कितने भी हों, आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। साथ ही साथ इसका वीडियो लेक्चर भी करा दिया जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है, आंतरिक अशांति के समय कौन सा अनुच्छेद प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है 352, ऑप्शन बी 355, ऑप्शन सी 356, ऑप्शन डी 358। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तब तक मैं बता दूं कि आंतरिक अशांति ये होता क्या है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था नेशनल इमरजेंसी के बारे में, ये नेशनल इमरजेंसी 352 में है अनुच्छेद, और इसके साथ में बताया था स्टेट इमरजेंसी ये है 356 में। तो जब ये आंतरिक अशांति है तो कैसी होगी? नेशनल के ऊपर होगी, मतलब राष्ट्र के ऊपर होगी। राष्ट्र किसी ना किसी पूरे राष्ट्र के ऊपर ही बात की जाएगी। तो जब राष्ट्र के ऊपर बात की जाएगी तो 352 से 356 के बीच में ही इसका अनुच्छेद होगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर 2 अनुच्छेद बिल्कुल कैंसिल कर दिए, 356 और 358। आपके 2 ऑप्शन कट हो गए हैं, तो ऑप्शन बचे हैं 352 और 355। इन्हीं 2 में से कोई राइट आंसर होगा। तो आपको एक बात और बता दें कि नेशनल इमरजेंसी या फिर इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में पूरा ये भाग 18 में, संविधान के भाग 18 में है, इसका वर्णन किया गया है और यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अब इसके आंसर पर आते हैं। मैंने बताया कि 356 और 358 तो कैंसिल हो गए। अब ऑप्शन बचे हैं 2, 352 और 355। इन्हीं 2 में से कोई एक राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर है 355, ऑप्शन नंबर बी। 355 में आंतरिक अशांति के समय अनुच्छेद प्रयोग किया जाता है। जब भी देश में आंतरिक अशांति होगी तो अनुच्छेद 355 का यूज किया जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 10वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्यान राष्ट्रपति भवन परिसर का हिस्सा नहीं है? जो भी प्रेसिडेंट हाउस है उसके, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, पढ़ने में मिस्टेक हो गई है। तो हमारा जो 10वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्यान,
निम्न में से कौन सा उद्यान राष्ट्रपति भवन परिसर का हिस्सा है, ना कि नहीं है। मैंने पहले बोल दिया था कि नहीं है, तो इसमें पूछा गया कि भवन परिसर का हिस्सा है। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए वृंदावन उद्यान, ऑप्शन बी लोधी गार्डन, ऑप्शन सी मुगल गार्डन, ऑप्शन डी तालकटोरा गार्डन। अब इसमें से जो 3 उद्यान होंगे वो राष्ट्रपति भवन यानी मतलब प्रेसिडेंट हाउस का हिस्सा नहीं होंगे, और इसमें से जो एक उद्यान होगा वो राष्ट्रपति हाउस का हिस्सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी मुगल गार्डन। मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन का हिस्सा है, राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन है। अब इसके बाद में बात करें कि प्रेसिडेंट हाउस, आखिर प्रेसिडेंट हाउस बना कब। तो प्रेसिडेंट हाउस की बात करें तो प्रेसिडेंट हाउस 1912 में बनना स्टार्ट हुआ था, और जिसका जो 1931 में बनकर तैयार हो गया था। और इसके जो मेन आर्किटेक्चर थे वो एडविन लैंडसियन ल्यूटन्स थे, एडविन लैंडसियन ल्यूटन्स। इन्होंने इसका मेन आर्किटेक्चर, मेन वास्तुकार के रूप में काम किया था। और 1950 तक इसे वायसराय हाउस भी कहा जाता था, क्योंकि जब 1858 के बाद इंडिया का गवर्नर जनरल वायसराय में परिवर्तित हो गया था, क्योंकि तब हम गवर्नर जनरल नहीं कहते थे, इसे वायसराय कहने लगा। अब ये किस एक्ट के तहत हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब 1858 में गवर्नर जनरल नहीं बोले जाने लगा था। इसके बाद में एक नई पावर आई थी जिसे हम वायसराय के नाम से जानते थे, वायसराय। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है इसे सुशासन का अधिनियम भी कहते हैं, गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहते हैं। अब 1858, अब जब हमने बताया कि राष्ट्रपति भवन बनना कब स्टार्ट हुआ था, 1912 में, तो आपको पता होगा कि 1858 के बाद ही तो 1912 आता है। तो 1912 में जब ये उपाधि गवर्नर जनरल ना रहकर वायसराय रही थी, तो इसे 1912 में, जब 1931 में यह बनकर तैयार हो गया था, तो 1931 से 1950 तक इसे हम क्या कहते थे, वायसराय हाउस कहते थे। इसमें मतलब वायसराय रहते थे। उस समय जो मेन प्रोविंस पावर होती थी वो होती थी वायसराय। वायसराय पद पर जो होता था वो सबसे मेन होता था, एग्जीक्यूटिव मेन होता था, इसीलिए इसे वायसराय हाउस कहते हैं। इस समय प्रेसिडेंट इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भारत का पहला नागरिक होता है वो प्रेसिडेंट होता है। तो इसीलिए वायसराय हाउस का नाम चेंज करके प्रेसिडेंट हाउस रख दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष बताना है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि नीति आयोग, तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अब ये किसकी जगह पर स्थापित किया गया था, इससे पहले कौन सा था, इससे पहले जो था वो था प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। प्लानिंग कमीशन को चेंज करके नीति आयोग बना दिया गया था, योजना आयोग को चेंज करके नीति आयोग बना दिया गया था। अब नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। और इस समय करेंट टाइम की बात करें तो इसके सीईओ अभिकांत दास हैं, अभिकांत दास इसके सीईओ हैं। तो ऑप्शन की ओर देख लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है गृह मंत्री, चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होते हैं, और यह नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने की थी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। इसका पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चौथा ऑप्शन है कैबिनेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे तो वो राष्ट्रपति जी करेंगे, दोनों कोर्ट के। अगर हाई कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा वो राष्ट्रपति करेगा, और इसके साथ मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करेंगे वो राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दोनों लोग साथ मिलकर करेंगे। और इसके साथ में अगर जिला न्यायालय की बात की जाए तो जिला न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उसकी नियुक्ति गवर्नर राज्यपाल करेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा कर देगी। यह सिद्धांत किसका है कि आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा कर देगी। तो इसका पहला ऑप्शन है मार्टिन लूथर, दूसरा ऑप्शन है
नेल्सन मंडेला, तीसरा ऑप्शन है एम के गांधी, चौथा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर है एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम महात्मा गांधी या बापू के नाम से भी कहते हैं। महात्मा गांधी या बापू के नाम से भी कहते हैं। अब महात्मा गांधी को, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है, इसका आंसर बताना है कि महात्मा की उपाधि किसने दी थी। और इसमें बात करें कि किसने कहा था आँख के बदले आँख पूरी दुनिया को अंधा कर देगी। अगर यह सिद्धांत की बात करें तो यह सिद्धांत बदले की भावना पर आधारित है। इसमें बदले की भावना पर आधारित यह सिद्धांत है, और ये कहा था ये कभी ना समाप्त होने वाला भी सिद्धांत है, और इसका जो चक्र है उसका निर्माण होता रहेगा। ये इसीलिए इसे महात्मा गांधी ने कहा था आँख के बदले आँख, आँख के बदले आँख पूरी दुनिया को अंधा कर देगी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण नारा है और ये अक्सर कर एग्जाम में पूछा जाता है। और ये कब दिया था ये भी पूछा जाता है। अभी ऑप्शन पढ़ते हैं फिर बताते हैं पूरा। इसका पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, तीसरा ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, और चौथा ऑप्शन है बाल कृष्ण चापेकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा दिया था। अब यह नारा कब दिया था? तो जो कांग्रेस का 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, लखनऊ सेशन चला था, उसमें यह नारा इन्होंने दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और यह नारा इन्होंने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी में यह दिया था यह नारा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंहासन पर बैठने से पहले कौन सा शासक गुलाम नहीं था? इसका ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो आप जल्दी से जल्दी इसको कमेंट करके बताएं कि इसका कौन सा राइट आंसर होगा कि सिंहासन पर बैठने से पहले ऐसा कौन सा शासक था जो कभी पहले गुलाम नहीं रहा और सिंहासन पर बैठा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के जो दूसरे शासक थे ये अलाउद्दीन खिलजी थे। और आप बता दें कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने, और ये स्थापना की गई थी 1290 से 1320 तक ये चली थी। खिलजी वंश जो था वो 1290 से 1320 तक चला था, और जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की जो कार्यकाल रहा था वो रहा था 1296 से 1316 तक। ये दूसरे शासक थे खिलजी वंश के, और ये ऐसे शासक थे जो पहले कभी गुलाम नहीं थे। और जलालुद्दीन खिलजी ने जब स्थापना की थी खिलजी वंश की, तो जो गुलाम वंश था उसके अंतिम शासक को मारकर, तो गुलाम वंश के अंतिम शासक थे शमसुद्दीन क्यूमर्स। शमसुद्दीन क्यूमर्स ये गुलाम वंश के अंतिम शासक थे। इनको मारकर जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर भारतीय राष्ट्रीय आर्मी ध्वज के प्रतीक का हिस्सा था? अब आपको बताना, जो भारतीय राष्ट्रीय आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी, जिनका गठन, जो आप जानते होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आर्मी जिसके प्रेसिडेंट रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी, उसकी जो वो आर्मी थी, उस आर्मी के जो ध्वज में प्रतीक का हिस्सा नहीं है। ऐसा कौन सा जानवर है जो प्रतीक का हिस्सा था, जो प्रतीक का हिस्सा था? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी टाइगर, ऑप्शन डी राइनो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी टाइगर। जो भारतीय राष्ट्रीय आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी है, इसका जो ध्वज में टाइगर बना हुआ था, चीता बना हुआ था, टाइगर इसका हिस्सा था। और इसके बाद बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय आर्मी की स्थापना किसने की थी, तो भारतीय राष्ट्रीय आर्मी की स्थापना की थी कैप्टन मोहन सिंह ने। कैप्टन मोहन सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय आर्मी की स्थापना की थी। कब की थी? 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय आर्मी की स्थापना की थी। और इसके जो पहले प्रेसिडेंट रहे थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसके पहले प्रेसिडेंट रहे थे। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बहुत सारे नारे दिए थे, कुछ इंपॉर्टेंट नारे दिए थे, जैसे कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, और एक नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और एक नारा दिया था जय हिंद का। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कुछ स्लोगन्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था। जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय मुगल सम्राट कौन था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन ए है बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी सरफराज खान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बहादुर शाह द्वितीय। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय जो मुगल सम्राट थे वो थे बहादुर शाह द्वितीय। अब मुगल साम्राज्य की बात करें तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने। अब बाबर ने कब की थी, 1526 में, जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और पानीपत के प्रथम युद्ध ने बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अब मुगल साम्राज्य 1526 से लेकर 21 सितंबर 1858 21 सितंबर 1858 तक ये चला था मुगल साम्राज्य। अब कुल मुगलों ने हम लोगों पर बहुत समय तक राज्य किया था, लगभग 300 से ज़्यादा वर्षों पर हम लोगों पर राज्य किया था मुगल ने। और इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दांडी मार्च ने किस आंदोलन का उद्घाटन किया था। इसका पहला ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका आप स्वदेशी आंदोलन की बात करें, स्वदेशी आंदोलन तो ये जो स्वदेशी आंदोलन है ये 1905 में जब बंगाल का विभाजन हो रहा था तब गोपाल कृष्ण गोखले ने इस स्वदेशी आंदोलन को चलाया था बंगाल के रीजन में, क्योंकि वो उनका मेन रीजन ये था कि बंगाल के विभाजन को रोकना। और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि दांडी मार्च ने किस आंदोलन का उद्घाटन किया था। तो दांडी मार्च ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्घाटन किया था। अब सविनय अवज्ञा का आंदोलन जो इसके जो मेन लीडर थे वो कौन थे, जो मुख्य नेता थे वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इसके मुख्य लीडर थे। और ये कैसे स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले क्या हुआ था कि साल्ट सत्याग्रह, नमक आंदोलन स्टार्ट हुआ था। नमक सत्याग्रह में क्या था कि जब नमक इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाता है, जितना भी रॉ मटेरियल होता है वो भी इंडिया का ही होता है, तो नमक पर टैक्स क्यों लिया जा रहा है। तो इसी वजह से साल्ट सत्याग्रह चलाया गया। इसी के जस्ट अगले दिन क्या किया गया था, दांडी मार्च, साल्ट सत्याग्रह, नमक पर जो टैक्स लग रहा था उसको रोकने के लिए दांडी मार्च चलाया गया था। दांडी मार्च में गांधी जी सहित 78 मेंबर्स ने इसमें साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा की थी, जो 24 दिन तक पैदल यात्रा की थी। और यह 24 दिन तक जो पैदल यात्रा की थी वो कब की थी, 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक, 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक इन्होंने पैदल यात्रा की थी, कुल 24 दिन तक। और ये कुल 240 मील चले थे पैदल। और इसी के बाद क्या किया था, जब 5 अप्रैल 1930 को ये दांडी में पहुंच गए तो इन्होंने अगले ही दिन 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। अब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, ये स्वदेशी आंदोलन का ही दूसरा भाग था। स्वदेशी जो आंदोलन किया गया था वो केवल बंगाल के लिए किया गया था, क्योंकि बंगाल के विभाजन को रोकना था। और इसके बाद में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया का आंदोलन है। इसमें कहा गया था कि हमें जितनी भी वस्तुएं हैं वो भारतीय वस्तुओं को यूज करना है और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना है। और इसी आंदोलन के तहत क्या हुआ था कि जितने भी भारतीय लोग जितने भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे या फिर जो अंग्रेज शासन के अंतर्गत जॉब कर रहे थे, अपनी नौकरी कर रहे थे, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, चाहे वो टीचर हो। और विद्यार्थियों ने विद्यालय जाना तक छोड़ दिया था, जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर जो विद्यालय थे उसमें। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन का एजेंडा दुनिया के किस हिस्से से जुड़ा था। अब ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें लिखा है किस हिस्से से जुड़ा था। अब ये 2 बार लिख गया है तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस पर आप ध्यान मत दीजिए। तो इसका जो क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन का एजेंडा दुनिया के किस हिस्से से जुड़ा था। तो इसका जो पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है अरब, तीसरा ऑप्शन है ईरान, चौथा ऑप्शन है तुर्की। अब आप इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि खिलाफत आंदोलन हुआ कहाँ था, भारत में हुआ था, इंडिया में हुआ था। और ये मोहम्मद अली जिन्ना और अली ब्रदर्स और जितने भी शौकत अली खान, जितने भी मतलब मुस्लिम लोग थे जो मुस्लिम लीग से कनेक्ट थे, इन लोगों ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। अब इन्होंने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत क्यों की थी, जब
प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश ने क्या किया था, तुर्की पर अटैक कर दिया था। जो तुर्की पर जब अटैक कर दिया था, जो तुर्की का उस समय जो नवाब था, जो खलीफा थे उनको मार दिया गया, जो नवाब थे उनको मार दिया गया था, खलीफा को मार दिया गया था। तो इसी वजह से वहाँ के मुस्लिम लोगों को इंसल्ट फील हुई और उन्होंने क्या किया, आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। और इसी के बाद में क्या हुआ कि जब मुस्लिम लोगों को इंसल्ट फील हुई तो मुस्लिम लीग भारत में बात करें तो मुस्लिम लोगों ने सोचा कि ये तो हमारी कम्युनिटी की इंसल्ट हुई और ब्रिटिश ने हमारे जो खलीफा हैं उनको मार दिया है। तो उन्होंने क्या किया कि असहयोग आंदोलन के साथ जुड़कर 1920 से 1922 असहयोग आंदोलन के साथ जुड़कर खिलाफत आंदोलन की भी शुरुआत की थी। और खिलाफत आंदोलन भी 1920 से 1922 तक चला था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किससे प्रभावित थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी किससे प्रभावित थे। ऑप्शन ए लिंकन, ऑप्शन बी टॉलस्टॉय, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी नेल्सन मंडेला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय से गांधी जी बहुत प्रभावित थे। गांधी जी अपना गुरु मानते थे टॉलस्टॉय को, और साथ ही साथ में गांधी जी अपना जो राजनैतिक गुरु पॉलिटिकल गुरु मानते थे, वो मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को राजनैतिक गुरु मानते थे। और टॉलस्टॉय से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और इसमें बात करें कि टॉलस्टॉय से वो क्यों प्रभावित थे, क्योंकि टॉलस्टॉय थे रसिया के टॉलस्टॉय एक बहुत ही रसिया से बिलोंग करते थे। अब टॉलस्टॉय से अब रीजन बताएं कि वो क्यों प्रभावित थे। तो इनकी कुछ बातें थी, जैसे कि हर कोई दुनिया बदलना चाहता है लेकिन खुद को बदलने के लिए कोई नहीं सोचता है। ये टॉलस्टॉय द्वारा कही गई बातें हैं। और इनमें से एक महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी मुल्क को बर्बाद करना हो तो उसको धर्म के नाम से लड़ा दीजिए, मुल्क खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगा। ये टॉलस्टॉय की कुछ थॉट्स हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण थॉट्स हैं। ये क्वेश्चन आ भी जाते हैं कभी कभी। इनके जो दो महत्वपूर्ण थॉट हैं वो इस प्रकार से हैं, हर कोई दुनिया बदलना चाहता है लेकिन खुद को बदलने के लिए कोई नहीं सोचता। और दूसरा थॉट था, किसी मुल्क को बर्बाद करना है, अगर किसी मुल्क को बर्बाद करना है तो उस मुल्क को उसके धर्म के नाम से लड़ा दीजिए, मुल्क खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगा। तो इसी बात पर सबसे ज़्यादा गांधी जी प्रभावित थे, क्योंकि अंग्रेज़ क्या करते थे, अंग्रेज़ आपस में एक दूसरे को मुल्कों से मतलब क्या करते एक दूसरे को धर्म से लड़ा देते थे। हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाते रहते थे। इसीलिए हमारे देश में ज़्यादातर लड़ाइयाँ होती रहती थी। और इसमें क्या होता था कि अंग्रेज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का भी यूज करते थे। तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का यूज करके अंग्रेज यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक शासन करते रहे थे। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल संरचना सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित किया गया। इसका पहला ऑप्शन है अजय हाशिया केस, और दूसरा केस है आर डी शेट्टी केस, तीसरा केस है केशवानंद भारती केस, चौथा केस है बलसामा केस। और इसका राइट आंसर होगा केशवानंद भारती केस। और यह केस केशवानंद भारती केस बनाम केरल राज्य के ऊपर है। इसमें कहा गया कि जितने भी मूल संरचना सिद्धांत, जो भी मूल संरचना है, इनको हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये केशवानंद भारती केस द्वारा डिसाइड किया गया था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के अनुसार भारत एक कैसा राज्य है। अब राज्य का मतलब यहाँ पर हुआ है कि किसी राज्य या फिर जो पर्टिकुलर राज्य से मतलब नहीं, यहाँ पर पूरा केंद्र का मतलब है, पूरे भारत की बात की गई, यूनियन की बात की गई है। एक धार्मिक राज्य, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, एक पूंजीवादी राज्य और एक बहुसंख्यक राज्य। तो इसका जो संविधान के अनुसार बताना है, वैसे तो क्या है कि धार्मिक तो है ही, काफ़ी लोग क्योंकि हिंदू धर्म ज़्यादा पाया जाता है तो जगह जगह पर धार्मिक स्थल बने हुए हैं। कई जगह पर बहुत ज़्यादा धार्मिक स्थल पर पूजा पाठ वगैरह हर एक चीज़ होता है। तो धार्मिक स्थल तो है ही है, साथ में बहुसंख्यक भी है, क्योंकि बहुसंख्यक कैसे, इसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। और इसके साथ में पूंजीवादी तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ये विकासशील देश है, विकासशील है, लगातार विकास की ओर हो रहा है। और क्योंकि इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं पाई जाती है, इसमें प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे हो रहा है, पूंजीवादी हो रही है अर्थव्यवस्था, इसके लिए इसे विकासशील कहा जाता है, क्योंकि ये विकास की ओर अग्रसर है। और इसके साथ अगर इकोनॉमी में बात करें तो इकोनॉमी में भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था
व्यवस्था है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मतलब भारत का कोई खुद का धर्म नहीं है, यहाँ पर सभी धर्म एक समान है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी धर्म एक समान है। तो संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये प्रस्तावना में कहा गया है, संविधान की प्रस्तावना में। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका पहला ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन। मैंने आपको पहले बताया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरुआत की गई थी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी 6 अप्रैल 1930 में। और इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें बताए थे गोलमेज सम्मेलन के बारे में। जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में हुआ था, और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में हुआ था। अब ये गोलमेज सम्मेलन क्यों हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए हुए थे। और इसी के बीच में 1930 और 1931 के बीच में क्या हुई थी, एक बैठक हुई थी जिसको हम गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। एक समझौता हुआ था गांधी इरविन समझौता, जिसमें गांधी जी को बुलाया गया था कि आप गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट कीजिए। तो इसकी बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, जैसा कि आपको बता चुके गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसमें लॉर्ड इरविन 1930 में लॉर्ड इरविन थे, वो गवर्नर जनरल थे, यानी मतलब वायसराय थे, भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि गवर्नर जनरल भी पूछा जा सकता है और वायसराय भी पूछा जा सकता है। तो दोनों का आंसर होगा वो होगा लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन 1930 में वायसराय थे, यानी गवर्नर जनरल थे। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के लेखक कौन हैं? इसका जो पहला ऑप्शन है हरिसेन, दूसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त, चौथा ऑप्शन है स्कंदगुप्त। तो आपको बताना है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के जो लेखक थे वो कौन थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हरिसेन। हरिसेन इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के प्रमुख लेखक थे। अब ये हरिसेन कौन थे? हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा यह शिलालेख बनाया गया था, और इस शिलालेख का नाम जो रखा गया था वो था प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति। अब ये शिलालेख क्यों कराया गया था? तो क्या हुआ था कि सन 200 ईस्वी में समुद्रगुप्त ने क्या किया था, कौशाम्बी से इस शिलालेख को प्रयाग लाया गया। और इसको जब कौशाम्बी से 200 में कौशाम्बी से इसे प्रयाग लाया गया था, यानी मतलब इलाहाबाद लाया गया था, तब इसमें हरिसेन द्वारा इसमें एक लेख खुदवाया गया था, जिसे हम प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। तो जब क्वेश्चन पूछा जाए इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के लेखक कौन है, हरिसेन, और यह कहाँ से लाया गया था, कौशाम्बी से लाया गया था, और कब लाया गया था, 200 ईस्वी में, और इसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान का प्रस्ताव कब लिया गया? पाकिस्तान का प्रस्ताव कब लिया गया? इसका ऑप्शन है 16 अगस्त 1946, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1935, ऑप्शन सी 14 अप्रैल 1940, ऑप्शन डी 23 मार्च 1940। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 23 मार्च 1940। 23 मार्च 1940 को मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के तहत पाकिस्तान की मांग की थी, और जो लाहौर में की गई थी, पाकिस्तान का प्रस्ताव दिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 23 मार्च 1940 से। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।